તું सांगशील ત્યાં કરે हाँ। शुरू कर देते हैं। नमस्कार। आज के इस आयोजन के लिए मैं केएल पचौरी प्रकाशन को धन्यवाद दे रही हूँ। मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अन्य कहानियों की तरह ये कहानी भी घर परिवार की कहानी है। ये कहानी तो समझ लीजिए कि घर घर की कहानी है। शीर्षक है खूबसूरत झूठ। शाम के 5:30 बज गए थे, फिर भी श्रीमान जी अभी भी आराम कुर्सी पर अलसाए से पड़े थे। मैंने कहा, आज घूमने नहीं जाना है? नहीं। क्यों? मन नहीं है। और वो छोटे सरकार तो तैयार होकर बैठे हैं ना, उसी की वजह से नहीं जा रहा हूँ, इन्होंने चिल्ला कर कहा। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद करके कहा, धीरे बोलिए। धीरे क्यों बोलूँ? हैं? एक दिन शौक से उसको ले क्या गया, तुम लोगों ने ये बला मेरे पीछे ही लगा दी। न वह आज प्राणी ढंग से बैठता है, चैन से बैठता है, न मुझे बैठने देता है। कभी पार्क के फाटक पे झूलेगा, कभी फव्वारे के सामने खड़ा होकर भीगेगा, कभी फूल तोड़ के माली से डांट खाएगा, कभी फिसल पट्टी पर कलाबाजियाँ करेगा। एक मिनट को चैन से नहीं बैठता है। कल तो माथुर जी भी कह रहे थे, भाई साहब ये क्या आयागिरी पाल ली आपने। अरे घंटे भर जरा हम उम्र दोस्तों के साथ बैठने जाता हूँ तो तुम सास बहू दोनों से ये भी नहीं देखा जाता। मैंने बाहर आकर धीरे से दरवाज़ा उड़काया। बरामदे में देखा, छोटे सरकार तैयार होकर बैठे थे और बहू रानी उसके पास खड़ी थी। मैंने एक लंबी सांस खींची और कहा, नेहा बेटे, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी, बोलिए ना। बेटा तुम रोज़ इसे अपने दादाजी के साथ भेजती हो ना, इन लोगों के परत वापस आने तक ना मेरी सांस अटकी रहती है, जान सांसत में रहती है। क्यों मम्मी जी? अरे तुम देखती नहीं हो आजकल सड़क पर कितनी भीड़ होती है, आदमी कम और गाड़ियाँ ज़्यादा, और वो गाड़ियाँ भी हवाई जहाज़ की स्पीड से चलती हैं। और ये दो पहिए वाले, इनका तो पता ही नहीं चलता दाएं से निकलेंगे कि बाएं से निकलेंगे। और ये तुम्हारा छोटू इतना चंचल है कि कभी कभी मुझे लगता है कि 9 महीने तुम्हारे पेट में कैसे रह गया। सड़क पर चलता है तो कलाबाजियाँ खाता है, डांस करता है। अगर किसी दिन दादाजी के हाथ से उंगली छूट गई तो वो तो इसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मम्मी जी अब ये मानेगा थोड़ी, तैयार हो गया है। बच्चे बड़ी जल्दी बहल जाते हैं बेटा, इसे ना नुक्कड़ तक ले जाओ, टॉफ़ी दिला दो, सब भूल जाएगा। और तुम लोगों के पीछे फिर ये भी निकल जाएंगे। नेहा उठी, उस भीतर से स्कूटी की चाबी लाई और वो दोनों निकल गए। मैंने भीतर आकर कहा, जाइए श्रीमान जी, लाइन क्लियर है। ये फटाफट उठे और तैयार हो गए। इतना गुस्सा आया मुझे, खुद मना नहीं कर सकते थे। बुराई का ठीकरा मेरे ही सिर फोड़ेंगे हमेशा।
इनके जाने के बाद भी मैं भुनभुनाती रही। जब से शादी हुई है यही करती आ रही हूँ, झूठ झूठ झूठ, बस यही बोलना आता है मुझे। शादी के बाद अपने देवर की गर्लफ्रेंड को 2 साल तक अपनी ममेरी बहन बताती रही ताकि वो बेरोक टोक घर में आ सके। उनकी शादी पर ही ये राज खुला। नंद की सगाई हुई, 3 महीने बाद शादी थी। नंदोई को प्रेम का ऐसा बुखार चढ़ा कि हर तीसरे दिन चिट्ठियां भेजने लगे, और वो भी मेरे नाम से। नंद को छेड़ने का, तरसाने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन मैं ये कुछ नहीं कर सकी। मामला इतना लुका छिपी का था कि चुपचाप उसके हाथ में चिट्ठी सरकाने के सिवाय मेरे हाथ में कुछ नहीं था। और जब भी वो चिट्ठी लेने जाती, ससुर जी मुझे बड़े घूर कर देखते। उन्हें ज़रूर लग रहा होगा कि बहू का कहीं चक्कर चल रहा है। अच्छा हुआ शादी 3 महीने बाद ही थी। मेरी डाकिये की नौकरी ख़त्म हो गई और ससुर जी का भ्रम भी दूर हो गया। उसके बाद अपने बच्चे हुए तब भी यही चल रहा था। बेबी को सहेलियों के साथ सिनेमा जाना है तो उसकी किसी सहेली की मुझे जन्मदिन मनाना पड़ता। ये तो अच्छा था कि उन दिनों घर घर टेलीफोन नहीं थे, तो पोल खुलने का कोई डर नहीं था। संडे को राजू को मैच खेलनी होती थी तो उसकी गणित की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती थी। बच्चे कभी फैशनेबल कपड़े ले आते तो उसका श्रेय, या कहिए कि उसका दोष, उसके मामा मौसियों को देना पड़ता था। और अभी भी इस झूठ से छुटकारा कहाँ है। मेहरी अगर कोई कप प्लेट तोड़ देती है तो इल्ज़ाम अपने सिर ले लेती हूँ ताकि घर में कलह क्लेश ना हो। गैस पे रखा दूध उबल जाता है तो कह देती हूँ, ओ बहू तो मुझसे कह के नहाने गई थी, मेरा ही ध्यान नहीं रहा। कभी कभी मेहरी कहती है, अरे मम्मी जी सुबह से आप ही लगी हुई हैं, भाभी जी उठी नहीं क्या? फिर मैं कहती हूँ, अरे रात को सेकंड शो गए थे ना, 2 बजे लौटे हैं, अब आराम से सोएंगे, छुट्टी है ना आज। रोज़ तो भागम भाग मची ही रहती है। कई बार अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, क्या ज़रूरत है मुझे सबके दोष अपने ऊपर ले लेने की, लेकिन आदत से लाचार जो हूँ। अपनी तंद्रा में डूबी हुई थी कि दरवाज़ा खोलकर राजू कब सामने आकर खड़ा हुआ पता ही नहीं चला। अरे तुम आ गए, जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो लो बेटा, मैं चाय चढ़ाती हूँ। नेहा कहाँ है? अरे वो ना छोटू को कॉर्नर तक घुमाने ले गई है। अरे अलग से घुमाने की क्या ज़रूरत थी, आज तो बिग बाज़ार जाना है ना। आ जाएगी बेटा, तुम चाय पियो तब तक आ जाएगी। मैंने उसका नाश्ता लगा दिया और वाकई चाय पीते पीते नेहा आ गई। वो बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बिग बाज़ार जाना है ना। हाय राम, मुझे तो याद ही नहीं रहा आज बुधवार है, और मैंने तो शाम के खाने का भी कुछ तैयारी नहीं की अभी। शाम के खाने की फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ ना, तुम तो तैयार हो जाओ। आज का दिन निकल गया तो फिर अगले बुधवार तक टल जाएगा। वो तैयार होने चली गई और आकर के बोली, मम्मी जी आप दोनों के लायक ही कुछ बना लेना, हम लोग बाहर से खा के आ जाएंगे। ठीक है। मैंने फटाफट 2 सब्जियां बनाई, पुलाव बनाया। मन तो था कि इनके लिए गरम फुल्के सेकूंगी, पर फिर विचार छोड़ दिया। अरे खाते समय पूरे टाइम भुनभुनाएंगे। मुफ्त की महाराजन मिल गई है, चुगला चौका उसको सौंप कर रानी जी घूमने चली गई हैं, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए खाना बना करके मैं कमरे में आके बैठ गई। राजू ने हमारे कमरे में एक अलग से टीवी लेकर दिया हुआ है, लेकिन मजाल है जो कभी एक कार्यक्रम भी मैंने ढंग से देखा हो। इन्हें हर सीरियल ऊट पटांग और बेवकूफ़ी भरा लगता है। जितनी देर मैं सीरियल देखती हूँ उतनी देर वो इनकी कमेंट्री चलती रहती है। अगर मैं धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ तो ये बाबा लोगों की मजाक उड़ाएंगे या उनकी आलोचना करेंगे, खुद भी तो एंजॉय नहीं करते। न्यूज़ देखेंगे तो नेताओं को गाली देंगे, मैच देखेंगे तो खिलाड़ियों को कोसेंगे, पता नहीं क्या आदत है। इन्हें लौटने में करीब 8 बज गए। मैं कहने वाली थी कि आज क्या पूरे दिन की कसर निकाल दी, पर मैंने कहा नहीं, सनक जाएंगे तो मुश्किल है। मैंने कहा आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। और लोग कहाँ हैं?
वो लोग बिग बाज़ार गए हैं, कह रहे थे वहीं से खा के आ जाएंगे। इन लोगों को ना बाहर खाने का बहाना चाहिए, नहीं तो महीने का सामान क्या किराने के यहाँ नहीं मिलता। अरे बच्चे हैं, उनको घूमने फिरने का शौक़ होता है, जाने दीजिए। हम लोगों के लिए बना के गई है ना, बस। हम लोग खाने बैठे, 5-7 कौर खाने के बाद ये बोले, तुम तो कह रही थी बहू खाना बना के गई है। हाँ तो ये करेले उसने बनाए? मैं चुप रह गई। मैं दावे के साथ कह सकता वो 7 जन्म में ऐसे करेले नहीं बना सकती। क्या मुसीबत है, बेचारी इसीलिए डरती है। कहती मम्मी जी आपके हाथ का स्वाद पापा जी की ज़ुबान पे ऐसा चढ़ा है कि उन्हें किसी के हाथ का पसंद ही नहीं आता। तुम्हारी बहू है ना, बड़ी पॉलिटिशियंस है, जानती है तुम्हें किस तरह खुश करना है। मम्मी जी ये कटहल लाए हैं तो हमसे तो आप जैसी बनती नहीं है, आप बना देंगी? अब मम्मी जी लगी हैं, कटहल छील रही हैं, कटहल काट रही हैं, तल रही हैं, मसाला पीस रही हैं, और बहू जी पार्लर में बैठी अपने बाल सेट कर रही हैं। मम्मी जी हमने गाजर का हलवा चढ़ाया था, अब ये सिनेमा की टिकट ले आए हैं, हम जाएं, आप देख लेंगी? अब मम्मी जी दौड़ दौड़ के किचन में जा रही हैं, हर 5 मिनट बाद गाजर का हलवा चला रही हैं, और बहू रानी एयर कंडीशन में बैठ कर शाहरुख को देख रही हैं। बस भी कीजिए, मैंने झल्ला कर कहा, क्या औरतों जैसी बात कर रहे हैं। और बेचारी जैसी भी है, झूठ मूठ सही, तारीफ़ तो करती है ना मेरी, औरों से तो ये भी नहीं होता। मेरे लिए कह रही हो ना, हर बात क्या कह के दिखानी पड़ती है। खाना खाकर हम लोग बरामदे में आके बैठ गए। बच्चों के आने तक तो रुकना ही था। इन लोगों को लौटने में कोई 10 साढ़े 10 बज गए। छोटू तो सो ही गया था। आते ही मम्मी नेहा ने पूछा, मम्मी जी आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, और देखो राजू के लिए करेले बनाए हैं, सुबह उसके टिफ़िन में याद से रख देना। जी। राजू ने हम दोनों के हाथ में एक एक आइसक्रीम का कप थमाया। नेहा बोली, मम्मी जी आपका फ्लेवर तो पता था बटर स्कॉच, पापा जी का नहीं पता था, तो हम अपने मन से मैंगो पिस्ता ले आए हैं। पापा जी की भौहें चढ़ गईं, नथुने फड़कने लगे, ओंठ हिलने लगे। मैं डर गई कि अब कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और बच्चों का मूड ख़राब कर देंगे। तो मैंने कहा, बेटा हमारे ज़माने में फ्लेवर वगैरह कहाँ थे, एक ही तरह की आइसक्रीम बनती थी। दूध औटाया, उसमें शक्कर और मेवा डाला और बर्फ़ और नमक डाल के मशीन में घुमा दिया। नमक से दूध फटता नहीं था? उसने मासूमियत से पूछा। पागल, दूध में नमक थोड़ी डलता था, राजू ने कहा। बर्फ़ और नमक के लिए मशीन में अलग जगह होती थी। अरे उसे घुमाने में इतना मज़ा आता था कि मैं और दीदी तो अक्सर झगड़ पड़ते थे, लेकिन जब भारी हो जाती थी ना, तब नानी याद आ जाती थी। अब कहाँ है वो मशीन, बेच दी? नहीं बेटा, मशीन हमारे यहाँ नहीं थी, वो तो मोहल्ले में किसी एक के यहाँ होती थी, घर घर मांगे से जाती थी, और जब मशीन लौटाने जाते थे तो थोड़ी सी आइसक्रीम उनके लिए ले जाते थे, बस। उन दिनों ऐसी ही आइसक्रीम बनती थी, बच्चों की सालगिरह पर, बच्चों के रिजल्ट पर, हमारी शादी की सालगिरह पर, तुम्हारे पापा जी की सालगिरह पर, घर में कोई मेहमान आ जाते थे तो ऐसी आइसक्रीम बनती थी। हम लोग जब सोने के कमरे में आए तो इन्होंने कहा, तुम आजकल बड़ी सफाईदार झूठ बोलने लगी हो। क्यों, क्या हुआ? साल भर में कितनी बार आइसक्रीम बना दी तुमने? देखिए, मुझे आपकी और आपसे ज़्यादा बेटे की इज्जत का ख्याल है, समझे? और झूठ का क्या है, सुबह से शाम तक झूठ ही तो बोलती रहती हूँ। वो चित्रगुप्त जी की कॉपी है ना, मेरे झूठ का हिसाब, मेरे पापों का हिसाब लिखते लिखते भर गई होगी। पाप? पाप कैसा? अरे एक झूठ 100 पापों के बराबर होता है, पता है? हाँ, तो फिर चित्रगुप्त जी की कॉपी ज़रूर भर गई होगी, उनको सप्लीमेंट्री लेनी पड़ी होगी। कर दी ना मास्टरों वाली बात। अरे मास्टर हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारे बेटे को इंजीनियर तो बना दिया। और रही बात चित्रगुप्त जी की कॉपी की, तो वो भर गई होगी तुम्हारे पुण्यों का हिसाब लिखते लिखते, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ 100 पुण्यों के बराबर होता है। मैं तो देखती रह गई। हाय गजब, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद। उन्होंने कहा, मैं भी कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ,
और सिर तक चादर ओढ़ करके लेट गए। मुझे हंसी आ गई। अरे कभी कभार भूले भटके बीवी की तारीफ कर भी दी तो उसमें इतना झेंपने जैसा क्या है। लेकिन आदमी अपने स्वभाव का क्या करे। धन्यवाद मालती जी।